इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी में रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद इलाके में पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है। पुलिस कमिश्नर द्वारा गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी के दौरान गोदाम से लगभग 30,000 कफ सिरप की सीसी बरामद की है। आपको बता दें, इस खेप की अनुमानित कीमत जो है वो करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। गोदाम 3 महीने पहले किराए पर लिया गया था। एसआईटी टीम ने पूरे मामले की जांच करते हुए गोदाम को सील कर दिया है और इस कार्रवाई से अवैध तरीके से प्रतिबंधित दवाओं के कारोबार पर भी पुलिस सख्ती का संदेश दिया है। पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। एसआईटी टीम ने बरामद कफ सिरप की सही मात्रा, स्रोत और गोदाम मालिकों की पहचान के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून पालन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको बता दें, प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप जो है वो एसआईटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बरामद की है। गोदाम से 30,000 सीसी जो है वो कफ सिरप की पकड़ी गई है। एसआईटी टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। इसके साथ ही उसके मालिक के तलाश में जुट गई है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र मिश्रा जो है वो वाराणसी से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप जो है वो एसआईटी की टीम और पुलिस द्वारा बरामद की गई है। ये कहां से बरामद की गई है और उस जो गोदाम है उसका मालिक कौन है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक सूजाबाद इलाका पड़ता है। वहां से इस गोदाम वहां ये गोदाम था और जहां से एसआईटी की टीम ने इस कफ सिरप को बरामद किया है। अब तक जो जानकारी लग पाई है, ये मनोज कुमार के नाम पे ये गोदाम रजिस्टर्ड था और यहाँ जो है ये जो कफ सिरप की खेप है वो यहाँ छिपाई गई थी। जानकारी में ये भी निकल के सामने आई है कि मनोज कुमार जो है वो शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। जो पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, उसका वो करीबी बताया जा रहा है। और फिलहाल इस गोदाम को जो है पुलिस ने सील कर दिया है। करीब 60 लाख रुपए इसकी जो है अनुमानित कीमत बताई जा रही है। पिछले 19 नवंबर को जो गोदाम रोहनिया थाना क्षेत्र में एक गोदाम से कफ सिरप की जो खेप बरामद की गई थी, करीब 2 करोड़ रुपए उसकी कीमत आकी गई थी। ये इसी खेप का ये हिस्सा बताया जा रहा है जो अब एसआईटी की टीम ने बरामद की है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि एसआईटी की टीम ने इस गोदाम को सील कर दिया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है एसआईटी की टीम और पुलिस की तरफ से की जाएगी? देखिए, क्योंकि अभी मनोज कुमार यादव के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई है कि उसका यह गोदाम है। फिलहाल मनोज कुमार फरार बताया जा रहा है और पुलिस जो है अब मनोज कुमार की तलाश में जुट गई है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। तो कहीं ना कहीं पहली बार जो है डायरेक्ट कनेक्शन जो शुभम जायसवाल का जो सामने आया है इस कफ सिरप मामले में, वो मनोज कुमार के जरिए ही निकल के आया है। तो अब एसआईटी और पुलिस की टीमें जो है वो अब मनोज कुमार की तलाश कर रही हैं। अब मनोज कुमार के मिलने के बाद ही इस कहानी का पटाक्षेप हो पाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि इस खेप का जो स्रोत है वो कहाँ से था, क्या कोई अंतर्राज्यीय जगहों की भी होने की संदेह जो है जताई जा रही है इसमें? देखिए, चूंकि एसआईटी पहले से ही इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। बनारस पुलिस कमिश्नरेट में एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। फिलहाल 19 नवंबर को जो रोहनिया थाना क्षेत्र में खेप बरामद हुई थी, यह उसी खेप का एक हिस्सा था जो सूजाबाद इलाके में एक गोदाम में छिपा करके रखा गया था। और जो पुलिस जो है इंटेलिजेंस के बिहाफ पे यहाँ रेड करती है और यहाँ से करीब 30,000 शीशियां जो कफ सिरप की हैं वो बरामद होती है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक बनारस में कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें से कि 5 को एसआईटी की टीम ने अलग अलग जगहों से पकड़ा है। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र, अगर बात की जाए कि आखिर वाराणसी में ही इतनी बड़ी खेप क्यों पकड़ी जा रही है, वजह क्या है? देखिए, चूंकि कफ सिरप का जो प्रकरण है, क्योंकि शुभम जायसवाल के पिता जो गणेश प्रसाद है, उनकी गिरफ्तारी जो कोलकाता से सोनभद्र की एसआईटी टीम ने की थी, उनका जो निवास स्थान है वो बनारस ही है। तो कुल मिलाकर के जो कहा जा सकता है कि ये जो कफ सिरप बनारस से इसलिए बरामद हो रहा है क्योंकि जो इनके मालिक है वो बनारस मतलब बनारस में उनका निवास स्थान है। तो कुल मिलाकर के बनारस में ही इसका जो है भंडारण किया जा रहा था और इसको लेकर के जो पुलिस है उसने एसआईटी गठित की है और तब जाकर के इतनी बड़ी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, एसआईटी की टीम की ये बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा सकती है क्योंकि बड़े मात्रा में ये खेप जो है वो बरामद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू बेटी का ब्लेड से गला रेतने वाला फरार कट्टरपंथी सैफ का गंगा नदी में शव मिला है। आपको बता दें, शव के पास से आरोपी सैफ का आधार कार्ड मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बुलडोजर चलाने की भी तैयारी चल रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आपको बता दें, ब्लेड हमले के आरोपी सैफ का शव मिला है। गंगा नदी के पास उसकी शव जो है वो बरामद की गई है। हालांकि शव के पास आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। अब उसी के आधार पर पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है। और जो लोग हैं, इसमें लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, आरोपी का शव जो है वो गंगा नदी में मिला है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, ब्लेड हमले के आरोपी सैफ का अब शव मिला है, इसके आगे और क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस अब करने वाली है? देखिए, बताते चले आपको कि पिछले दिनों में 4 बजे के आसपास में गंगा नदी में उतराता हुआ जो का शव मिला है अब्दुल सैफ का। तो ये देखने के बाद जो अफरा तफरी मच गई, पास में जाकर देखा गया तो अब्दुल सैफ का था। उसके जेब में से आधार कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट, कागजात जो निकले, इसके सबूत थे कि ये जो है कि शव अब्दुल सैफ का ही है। तो पुलिस ने कल लेकर रात भर मोर्चरी घर में रखा। आज दिन में जो है कि उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद इनके परिवार वालों को भारी फोर्स के साथ घर तक इस अब्दुल के सैफ को पहुंचाया गया। जी बिल्कुल कमलेश, अब उनके घर वालों की क्या कुछ स्थिति है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्योंकि वो जो है कि वो पूरे परिवार के लोग सिर्फ रो बिलख रहे हैं। परिवार का बुरा हाल है। कोई भी बताने से इनकार कर रहा है कि सैफ क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई भी बोलने से परिवारजन इनकार कर रहे हैं। और प्रशासन भी देख रेख में भारी फोर्स लगाई गई है उसके घर के आसपास में। अब फोर्स के साथ से अब्दुल सैफ का जो है कब्रिस्तान जो मिर्जापुर का टेढ़वा है वहां पर लाया गया है कि अब मिट्टी देने के लिए भारी फोर्स के साथ कब्रिस्तान के अंदर लोग। कमलेश, अगर बात की जाए, क्या जो अब्दुल सैफ है उसकी हत्या हुई है या उसने सुसाइड किया है, इस तरह की कोई जानकारी उसके शव मिलने के बाद? देखिए, सूत्रों का कहना है कि हत्या हुई है, किसी का कहना है कि वो खुद आत्महत्या किया गया। लेकिन बॉडी यानी शव मिलने से सीधे प्रतीत होता है कि जिस तरह से उसके चेहरे पे, उसके बॉडी पे जो निशान पाए जा रहे हैं, उसके साथ जो है कि बिल्कुल मारपीट करके गंगा जी में शव को डाल दिया गया। लेकिन पुलिस जो है कि इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आ जाएगा कि अब्दुल खुद से ही आत्महत्या की थी या फिर उसके साथ किसी ने मारपीट करके जो है कि उसके शव को गंगा में फेंका था। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उसके शव पे निशान जो हैं वो मिले हैं मारपीट के, तो क्या उम्मीद जताई जाए कि किसके साथ ये मारपीट हुआ होगा? क्या पीड़ित महिला के घर वालों ने ऐसा किया है या इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, पुलिस जो है कि जांच अभी तक जुटी है। पुलिस का सीधा कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जो घाव है वो घाव जो है कि वो आत्महत्या की या किसी के द्वारा मारपीट की गई है। अगर मारपीट की गई तो उसकी जांच की जाएगी, कौन कौन इसमें शामिल हुआ है इस तरह से अब्दुल के साथ में मारपीट करने का। क्योंकि पुलिस जो 25,000 का इनाम रखी थी अब्दुल के को सही सलामत पकड़ने के लिए। लेकिन जो है कि इस तरह से 24 घंटे नहीं बीते हैं, गंगा जी में शव मिलता है अब्दुल का, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले भर में भारी फोर्स तैनात की गई क्योंकि तनाव हिंदू और मुस्लिम का बड़ा हुआ है और उसके घर से लेकर जगह जगह पर रूट मार्च किया जा रहा है। अभी क्या कुछ स्थिति है कमलेश? स्थिति इसमें बिल्कुल नाजुक है क्योंकि जो है कि पूरी जगह पर जगह जगह फोर्स लगाए गए हैं। कब्रिस्तान के पास में भी जहां मिसिंग मौजूद है, यहाँ पर भी फोर्स और अधिकारी लोग मौके पर मौजूद है, पर कोई भी बोलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि जो है कि अंतिम जो इनके मट्टी पड़ने के लिए उनके सिर्फ परिवारजन वाले को ही अंदर लेके जाने की अनुमति मिली है, अन्यथा किसी को नहीं जाने मिल रही है। अब ये होने के बाद अब उसके परिवार मतलब कि उसके परिवार मिट्टी देने के भर जाए जाएंगे, इसकी सूचना जो है कि पूरे जिले भर में हो चुकी है। और अब ये देखा जाएगा कि आगे क्या रणनीति होती है, कि क्या कोई तैयारी होती है या फिर उस आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार करे कि जिस तरह से उसके छोड़ के निशान है। लेकिन ये सब सीधा सामने तब आएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। बिल्कुल, इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है कमलेश, इसकी कोई जानकारी?
देखिए अभी तक क्योंकि मेन जो आरोपी थे सभी लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस दिन ये हमला हुआ तो उसी दिन उसके कुछ साथी 2 लोग को तुरंत तत्काल पुलिस हिरासत में ली थी और 7 लोग को पूछताछ करने के बाद छोड़ दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद उसके परिवार वालों को 7 लोगों को फिर पुलिस ने उठाया था। 7 लोग उठाने पर अगले ही दिन इसका जो है कि जो शव था अब्दुल का वो गंगा नदी में मिला, ताकि फिर उसके बाद परिवार वालों को छोड़ दिया। लेकिन अभी तक जांच प्रक्रिया टीम जो गठित की गई वो जांच हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हापुड़ से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर से खतरनाक स्टंट की खबर सामने आई है। आपको बता दें, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूल्हे के दोस्तों का काफिला एक्सप्रेसवे पर तेज गति से चल रहा है। कुछ युवक कार की छत पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं, जबकि कुछ के हाथों में शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। यातायात नियमों के इस खुलेआम धज्जियां उड़ाने की घटना न केवल खतरनाक है, बल्कि एक्सप्रेसवे पर अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरे का सबब बन सकती है। वीडियो में युवक के नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों देखी जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये घटना कानून और सुरक्षा के नियमों की अनदेखी को उजागर कर रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन के उरई क्षेत्र से है, जहां काशी राम कॉलोनी में अज्ञात कारणों से एक युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक नेपाली वर्मा, जिसे शराब की लत बताई जा रही है, 2 दिन से अपने कमरे में बंद था। कमरे में बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो सकेगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर में एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और ई रिक्शा के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक दंपति और उनकी पुत्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में मदद की है। तो आपको बता दें, टैंकर और ई रिक्शा की ये भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायबरेली से है, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर लोलियन गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के प्रयास के दौरान फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। आपको बता दें, ये तीनों बदमाश 5 लाख रुपए की छिनैती में शामिल बताए जा रहे हैं और क्रेटा कार से भागने की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 26,000 रुपए नगद, अवैध तमंचा, कारतूस और क्रेटा कार बरामद की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ इलाके में सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया का परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति और भी मजबूत हुई है और अपराधियों को एक बड़ा संदेश भी मिला है। हालांकि इस मामले में अभियान जो है वो लगातार जारी है। में एक छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपए छीन कर भाग गए थे अभियुक्त। उस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 495/25 छिनैती की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। टीमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था, जिसमें एसओजी की भी टीम थी सम्मिलित थी, सर्विलांस की भी टीम सम्मिलित थी।
आज जो विवेचक हैं उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जो संदिग्ध वाहन कल क्रेटा गाड़ी जिस घटना से गाड़ी से छिनैती की घटना कारित किया गया था, वो क्रेटा गाड़ी जो है अयोध्या रोड पे जा रही है और एसएसआई जो राकेश कुमार मिश्र हैं, इन्होंने उस गाड़ी से पीछा किया। जब गाड़ी से पीछा किया तो ये लूनियन का जो ये है पूर्वा, यहाँ पे जो है ओवरटेक करके गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसमें गाड़ी में 3 अभियुक्त थे। तीनों पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागे और जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिससे जो नसीम नाम का जो अपराधी है उसे गोली लगी है, उसको तत्काल सीएससी भेज दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बिजनौर से है, जहां एक राहत भरी खबर सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 2 छात्राएं जो 15 नवंबर से लापता थी, पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद लुधियाना से बरामद की गई हैं और मंगलवार को बिजनौर लाया गया। 23 दिन बाद दोनों किशोरियों के मिल जाने से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर सहारनपुर से बांद्रा तक 67 रेलवे स्टेशनों पर पुलिस टीम तैनात की गई थी। जांच में पता चला कि कक्षा 9 की छात्रा अपने परिवार की रोक टोक से परेशान थी, जबकि इंटर की छात्रा के परिवार ने उसे पढ़ाई के बजाय शादी पर जोर दिया। दोनों बस और ट्रेन से सहारनपुर, सूरत और रतलाम होते हुए लुधियाना गई और वहां किराए का कमरा लेकर नौकरी करने लगी। पुलिस ने दोनों को 1 स्टॉप सेंटर भेजा और बुधवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। अलग-अलग समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियां जो उनके घर से चले जाने के संबंध में अपहरण के अभियोग पंजीकृत किए गए थे और इसमें लगभग 3 हफ्तों से जो है लगातार इसमें टीम जो है अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही थी। आज दोनों बच्चियों को सकुशल लुधियाना से बरामद किया गया है, जहां पर ये किराए के मकान में रह रही थी और एक कपड़े की फैक्ट्री में जो है काम कर रही थी। इन्हें सकुशल वहां से लाया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है इसमें वो की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कन्नौज के छिबराऊ में प्रेमपुर क्षेत्र के मानपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक विकास की मौत से गांव में शोक और तनाव का माहौल है। युवक का शव गांव के बाहर पेड़ से लटकते हुए मिला, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों में भी चिंता और आशंका का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर पहलू को खंगालते हुए सच सामने लाने का प्रयास कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां मंगलवार दोपहर चांदी की लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, थाना रिफाइनरी पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में बदमाश रजित जो कि चोल सिंह और प्रमोद उर्फ छोटू जो कि पुत्र है वीर सिंह का, दोनों कागा रोल आगरा के निवासी हैं। पैर में उनके गोली लग गई है। पुलिस ने बदमाशों से लूटी हुई 4 किलो 400 ग्राम चांदी, 2 कंट्री मेड तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ ही 3 खोखा कारतूस और 1 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना 8 दिसंबर की है, जब चांदी व्यापारी जतिन कुशवाहा रिफाइनरी फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने 8 किलो मिश्रित चांदी लूट ली थी। थाना रिफाइनरी पुलिस और एसओजी टीम अब शेष बदमाशों की तलाश के लिए कॉम्बिंग अभियान चला रही है। कार्रवाई में पुलिस की तत्परता और कुशलता दिखाई दी। एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें चांदी लूट की घटना हो गई थी। इसी घटना को वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसओजी व थाना पुलिस को लगाया गया था, जिनको आज बड़ी सफलता हाथ लगी और इसी घटना वर्कआउट को करते हुए आज 2 अभियुक्त जिनको घायल अवस्था में जिनको गोली लगी है तथा घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल
भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई और इसमें 4 किलो 400 ग्राम चांदी भी जो कल की घटना में लूटी गई थी वो भी बरामद कर ली गई है तथा विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर आगरा से है, जहां नगर निगम में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें 3 दिन पहले सहायक नगर आयुक्त ने मेयर हेमलता दिवाकर के भतीजे पर अभद्रता और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मामला गरमा गया। आपको बता दें आरोपों के विरोध में नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है और निगम परिसर में तालाबंदी कर दी है। कर्मचारियों की मांग है कि मेयर के भतीजे पर तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस विवाद के चलते नगर निगम का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है और माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। तालाबंदी करने का मेन कारण ये है कि नगर निगम के समस्त कर्मचारियों की इज्जत पे हमला है और बेइज्जती कोई सहन करेगा नहीं। इन्होंने इज्जत पे हमला किया है, जब हमारे अधिकारी के ऊपर हमला किया है तो हमारी तो मामला ही क्या है। इसलिए अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी ना बोलें, लेकिन इज्जत तो हमारी कर्मचारियों की एक है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिसने हमला किया है उससे दंडित किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि हमारे जो सहायक नगर आयुक्त हैं तो जो है उनके साथ महापौर के भतीजे ने, जो हम नहीं कह सकते हैं या नहीं है, भतीजे ने, कथित भतीजे ने तो उनके साथ मारपीट की, उनको बहुत बुरी तरह से उनको भयभीत कर दिया है कि वो कार्यालय आने तक और कहीं और जाने तक तैयार नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे आगरा के जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का जो भूमिका है बहुत संदिग्ध है। परसों की घटना है और अभी तक जो प्राप्त जानकारी है सही सटीक ही जानकारी है कि हमारी प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है। और जो कैमरा है हम उसकी बात झुटला सकते हैं, लेकिन मैं अगर खड़ी हूं तो मेरे पास मोबाइल है, तो हजारों मोबाइल कैमरे के रूप में वहां पे उपस्थित हैं। मैं 3 दिन से, जब से एसएनए ने ये इल्जाम लगाया है मेरे भतीजे पर, तब से मैं सिर्फ खाली यही प्रूफ इकट्ठा करने में लगी हुई हूँ कि क्या सच में घटना हुई है, क्या सच में एसएनए के साथ मारपीट हुई है, एसएनए के साथ धक्का मुक्की हुई है। हर्ष की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे अधिकारी को ऐसे मार लगा लेगा। मेरा भतीजा है, वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आईनेस्ट के संपादक जी अखिल जी से भी मेरी वार्ता हुई है कि आप भी ड्रोन को चेक करवाइए, मैं भी कैमरे चेक कराती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला है। 3 दिन हो चुके हैं। मैंने आदरणीय कमिश्नर साहब को भी इस बात से अवगत करा दिया है, पुलिस कमिश्नर साहब को भी अवगत करा दिया है कि जो तारीख दी गई है कि हर्ष को गिरफ्तार करने का जो मामला हो रहा है कि एफआईआर कराइए, प्रूफ ढूंढ लीजिए, मैं हर्ष को खुद लेकर आ जाऊं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।